तो दोस्तों आज हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजनीतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो विकास शब्द ये अर्थव्यवस्था की देन है। तो जहाँ विकास का संबंध अर्थव्यवस्था से है वहीं राजनीतिक विकास या पॉलिटिकल डेवलपमेंट का संबंध राजनीतिक विज्ञान से है। उदाहरण शब्दों में लोकतंत्र का विकास, नागरिकों की बढ़ती राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, जागरूकता में वृद्धि, स्वतंत्र संचार व अधिकारों की व्यवस्था आदि को राजनीतिक विकास का पर्याय कहा जा सकता है। राजनीतिक विकास उपागम के अन्य नाम भी हैं, तो इसे संकल्प या सामर्थ्य, बिल एंड कैपेसिटी दृष्टिकोण हेल्पर्स ने कहा है। फिर संस्थागत संयोजना यानी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आइजनस्टाइन ने कहा है, और संस्थाकरण इंस्टीट्यूशनलाइजेशन सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा। परिभाषा तो मैकेंजी के अनुसार राजनीतिक विकास उच्च स्तरीय अनुकूलन को प्राप्त करने की क्षमता है। राजनीतिक विकास उच्च स्तरीय अनुकूलन को प्राप्त करने की क्षमता है। आइजनस्टाइन एक राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तनों को लगातार आत्मसात करने की क्षमता का संस्थात्मक प्रबंध मानता है। एक राजनीतिक व्यवस्था की तो आइजनस्टाइन एक राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तनों को लगातार आत्मसात करने की क्षमता का संस्थात्मक प्रबंध मानता है। फिर हेलियो ग्वाराइब राजनीतिक विकास इक्वल टू राजनीतिक आधुनिकीकरण प्लस राजनीतिक संस्थाकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन प्लस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। मार्टिन बीनर तो राजनीतिक विकास इक्वल टू राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं राजनीतिक प्लस राजनीतिक संस्थान। फिर नेक्स्ट है लुई इविंग हराविट्ज, ये पॉलिटिकल विकास को यानी राजनीतिक डेवलपमेंट को आधुनिकीकरण प्लस औद्योगिकीकरण कहते हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन राजनीतिक विकास इक्वल टू राजनीतिक सहभागिता प्लस राजनीतिक संस्थाकरण। फ्रांसिस फुकुयामा राजनीतिक विकास इक्वल टू सशक्त राज प्लस विधि का शासन प्लस उत्तरदायी शासन। राजनीतिक विकास के साधन क्या क्या है? तो राजनेता, राजनीतिक दल, नौकरशाही, सेना व मीडिया, ये सब साधन है राजनीतिक विकास के। राजनीतिक विकास की प्रकृति के विषय में तीन दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला एक मार्गीय यानी यूनिलीनियर, दूसरा है बहुमार्गीय मल्टीलीनियर, और तीसरा है द्वंद्वात्मक यानी डायलेक्टिकल। राजनीतिक विकास उपागम के उदय के कारण तो डेविड स्टन का समान व्यवस्था सिद्धांत यानी सिस्टम थ्योरी और इनपुट आउटपुट थ्योरी तथा आमंड का संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम दावे के बावजूद विकसित पाश्चात्य देशों के अध्ययन तक ही सीमित हो गए थे, क्योंकि इन देशों का पूरा ध्यान व्यवस्था अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस व स्थायित्व पर है, जबकि विकासशील देशों पूरी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता होती है। स्टीफन क्लार्क सेन का मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम केवल साम्यवादी देशों के अध्ययन में उपयोगी है। ऐसे में थर्ड वर्ल्ड के देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक विकास सिद्धांत का उदय हुआ। राजनीतिक विकास के संबंध में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ प्रायः 1960 से माना जाता है, जब आर्मैंड एवं कोलमैन की द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया नाम की पुस्तक का प्रकाशन हुआ। परंतु वास्तव में इस पुस्तक का संबंध राजनीतिक विकास से उतना नहीं जितना कि तुलनात्मक राजनीति से है। तुलनात्मक राजनीति के विकास के लिए इस पुस्तक में एक व्यवहार परक और व्यवस्थावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इसमें राजनीतिक विकास की संकल्पना अथवा उसके सिद्धांतों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। राजनीतिक विकास के क्षेत्र में सिद्धांत की खोज का काम वास्तव में 1963 में आरंभ हुआ, जब गैब्रियल आमंड की अध्यक्षता में स्थापित की गई तुलनात्मक राजनीति की समिति कमिटी ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था राजनीतिक विकास तथा उससे संबंधित अध्ययन के क्षेत्रों में काम करने वाले प्रमुख लेखकों को एकत्रित करना। 1963 और 66 के बीच में इस समिति के तत्वाधान में तुलनात्मक राजनीति की समिति से प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस से राजनीतिक विकास के विभिन्न पक्षों पर 6 ग्रंथ प्रकाशित किए गए, जिनका संबंध संचार, लोक सेवा, राजनीतिक आधुनिकीकरण, शिक्षा, राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक दल व्यवस्था आदि विषयों से था। प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस के 5 राजनीतिक विकास विषय पर प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 1963 में आता है। इसके जो संपादक थे लुसियन पाई थे। फिर ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये ला पलुम्बला की पुस्तक है, 1963 में आती है। एजुकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट कॉलमैन की पुस्तक है, 1965 में ये भी आती है। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में बुक आती है, लुसियन पाई एवं सिडनी बर्वा से रिलेटेड बुक है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में बुक आती है, लॉ पलम्बरा एवं मार्टिन बीनर की। इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी का उदय
1960 से 70 के मध्य प्रिंसटन विश्वविद्यालय यूएसए में हुआ। प्रोफेसर व अध्ययन करने वाले देश तो मायरन बीरर ने इंडिया का अध्ययन किया था। मायरन बीरर ने इंडिया का अध्ययन किया था। लियोनार्ड बिंडर या बाइंडर पाकिस्तान व ईरान का इन्होंने अध्ययन किया था। और ला पलम्बरा ने इटली का अध्ययन किया। इसके साथ ही जेम्स कॉलमैन ने नाइजीरिया का अध्ययन किया। डेविड एप्टर ने घाना या युगांडा का अध्ययन किया। घाना या नहीं, घाना एवं युगांडा का अध्ययन किया। लुसियन पाई ने म्यांमार बर्मा का अध्ययन किया। डब्ल्यू रिक्स ने चाइना, थाईलैंड, श्रीलंका का अध्ययन किया। हर्बर्ट हर्बर्ट फीथ ने इंडोनेशिया का अध्ययन किया। हालांकि इन सब विचारकों ने थर्ड वर्ल्ड के देशों का अध्ययन किया, पर इनका राजनीतिक विकास को देखने का नजरिया पूंजीवादी उदारवादी है। यानी ये कैपिटलिस्ट, लिबरल कैपिटलिस्ट इनका दृष्टिकोण है। राजनीतिक विकास सिद्धांत में हम निम्नलिखित विद्वानों के विचारों का अध्ययन करेंगे। पहला है लुसियन पाई, दूसरा है गैब्रियल आलमंड, रोस्टोव, ऑर्गेन्स्की, हंटिंगटन, डब्ल्यू रिक्स और आइजनस्टाइन। तो लुसियन पाई को राजनीति विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का पिता कहा जाता है। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो सिद्धांत है उसका पिता कहा जाता है। उनकी बुक है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 1966 में आती है। तो राजनीतिक विकास संस्कृति का फैलाव, डिफ्यूजन तथा जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुरूप ढालना है। तो राजनीतिक विकास क्या है? संस्कृति का फैलाव। कैसी संस्कृति? जो डेमोक्रेटिक संस्कृति है उसका फैलाव एवं जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुरूप ढालना है। पाई ने यह विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक विकास का अर्थ सांस्कृतिक प्रसार और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के साथ अनुकूलित, संबंधित तथा समायोजित करना था। राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम राष्ट्रवाद पर आधारित राज्य व्यवस्था, नेशन स्टेट का विकास करना था। यह पाई की शुरुआती परिभाषा है, बाद में इसे वापस ले लिया गया था। तो राजनीतिक विकास क्या है? लुसियन पाई द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों की आलोचना एवं राजनीतिक विकास की पूर्व शर्तों की चर्चा की गई है। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है आर्थिक विकास, ये पॉल बरान कहते हैं। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है औद्योगिक विकास, डब्ल्यू रोस्टोव बोलते हैं। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये कॉलमैन, लिपसेट, डेविड एप्टर और गुनार मिंडाल बोलते हैं। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है प्रशासनिक एवं कानूनी विकास, मैक्स वेबर एवं पार्सन्स बोलते हैं। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है लोकतंत्र, ये लॉ पलम्बरा बोलते हैं। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है राष्ट्र राज्य बनना, एडवर्ड सिल्स बोलते हैं। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है स्थायित्व एवं व्यवस्थाबद्ध परिवर्तन, ये रिक्स एवं कार्ल ड्वाइस ऐसा बोलते हैं। परिभाषित प्राथमिकताओं की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डिफिनेशनल प्रायोरिटीज, ये कौन बोलता है? जेबी नेटल बोलता है। लुसियन पाई इन्हें परिभाषा का संकट या अर्थ परिभाषा का भ्रम, सिमेंटिक कंफ्यूजन कहता है तथा परिभाषा की बजाय राजनीति विकास के लक्षण बताता है, जिसके लिए वह एक विशेष शब्द प्रयोग करता है जिसे डेवलपमेंटल सिंड्रोम कहते हैं। डेवलपमेंट सिंड्रोम या विकास संलक्षण कहा जाता है। तो राजनीतिक विकास के 3 जो सिंड्रोम है, डेवलपमेंटल सिंड्रोम, लुसियन पाई आते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है इक्वालिटी, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा है डिफरेंशिएशन। इक्वालिटी यानी समानता, तो राजनीतिक संस्कृति से संबंध है इसका। कानून, समाज, राजनीति के समक्ष समानता। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या होता है? जब भारत में 1947 के बाद एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो भारत में एक ही शॉट में सभी को कानूनी, सामाजिक एवं राजनीतिक समानता दे दी गई। संपूर्ण जनता के संदर्भ में इसको राजनीतिक समानता, योग्यता के आधार पर चयन की क्षमता एवं विधिक समता की बात की जाती है, इक्वलिटी की बात की जाती है। तो जब हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर हर नागरिक दूसरे नागरिक से कानूनी रूप से या सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बराबर होता है। यानी कि वो अगर कोई अंबानी है या कोई रिक्शे वाला है, दोनों की वैल्यू सेम होगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। राजनीतिक समानता है इन द सेंस कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये सब है। दूसरा है कैपेसिटी, क्षमता, कार्य निष्पादन से इसका संबंध है। कार्य कुशलता, कार्य निष्पादन व मांगों की पूर्ति की क्षमता है ये प्रशासन एवं राज्य व्यवस्था की उपलब्धियों के स्तर के संदर्भ में। तो कार्य निष्पादन एवं कार्य कुशलता, लॉ एंड ऑर्डर और मांगों की आपूर्ति या पूर्ति इससे संबंधित है, कैपेसिटी से रिलेटेड है। फिर विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन, तो राज्य व्यवस्था के गठन की प्रकृति अथवा संरचनाओं के संदर्भ में सख्त पृथक्करण एवं कार्य विशेषीकरण का इसमें बात की जाती है। तो राजनीतिक विकास के संकट, 6 संकट हैं। लुसियन पाई ने अपनी बुक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 में ब्रिटेन के विकास का राजनीतिक विश्लेषण करते समय 6 संकट बताए हैं। इन्हें विकास की क्रमशः 6 अवस्थाएं माना जा सकता है। लुसियन पाई के अनुसार प्रत्येक राज्य व्यवस्था के सामने निम्नलिखित 6 संकट आते हैं। अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था इन संकटों से निपट लेती है तो वहाँ राजनीतिक विकास हो जाता है। संकट के उदाहरण पाई ने यूके ब्रिटेन से लिए हैं। तो इसमें संकट कौन कौन से हैं? पहला है आत्म परिचय,
या देशभक्ति का संकट या पहचान का संकट अथवा अभिज्ञान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो देश की बजाय धर्म, वंश, जाति, भाषा को प्राथमिकता अर्थात राष्ट्र प्रेम का अभाव, राष्ट्र प्रेम का अभाव। तो ये एक प्रकार से पोलिटिकल डेवलपमेंट के लिए एक खतरा है कि जैसे भारत में, अगर भारत के साथ संदर्भ में देखा जाए तो भारत में इंडिया एज ए नेशन की बजाय हम लोग धर्म, वंश, जाति, भाषा के आधार पर बटे हुए हैं और भाषा को प्राथमिकता देते हैं। तो इससे क्या है कि राष्ट्र प्रेम का अभाव होता है। फिर वैधता का संकट अथवा औचित्य पूर्णता का संकट यानी लेजिटिमेसी क्राइसिस। सत्ता को जन सहमति प्राप्त नहीं होती है। पाकिस्तान जैसे देश में जो लेजिटिमेशन क्राइसिस है हमेशा बना रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सत्ता है, भारत में तो चलो चुनाव हो गया तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर कोई पार्टी सत्ता में आ जाती है तो कम से कम उसको वैधता का संकट तो नहीं रहता है। 5 साल तो उसकी जो अथॉरिटी है वैध ही मानी जाती है। लेकिन जो मिलिट्री रूल होते हैं या पाकिस्तान जैसे देश, वहाँ पर वैधता का संकट हमेशा रहा आता है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए एक बाधा का काम करता है वैधता का संकट। दूसरा है इंसर्शन या पेनिट्रेशन, तो प्रविष्टि या अंतः प्रवेश का संकट। तो ग्रास रूट तक लोकतंत्र का विस्तार न हो पाना। तो भारत में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात की गई आर्टिकल 40 के तहत, तो ये जो थर्ड वर्ल्ड के नेशन है वहाँ पर इसका अभाव होता है। क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण जितना ज़्यादा होता है, जो शासक वर्ग है उसको उतना ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप सत्ता का हस्तांतरण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्याएं आती हैं, आपके अथॉरिटी में थोड़ा सा एक खलल तो आता ही। भागीदारी एवं सहभागिता का संकट। राजनीतिक गतिविधियों, नियम निर्माण एवं क्रियान्वयन में जन भागीदारी एवं साझेदारी का अभाव। लोगों को लगता है कि हमने अपने जीवन के 25 साल वोट देने में गवा दिए, लेकिन हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, तो हम आखिर भागीदारी क्यों ही करें। फिर एकीकरण का संकट, इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन का संकट। तो विभिन्न गुटों एवं समूहों की मांगों के मध्य सामंजस्य व एकीकरण न होना। वितरण का संकट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो संसाधनों, पदों, अधिकारों व सम्मानों का सही वितरण न होना। विषय में अश्वेत एवं भारत में दलित जातियां भी संसाधन वितरण से वंचित रह गई हैं। हालांकि अब तो संसाधनों का वितरण हो रहा है, लेकिन फिर भी जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है अभी उसको करेक्ट करने में टाइम तो लगेगा ही। फिर लियोनार्ड बाइंडर ने अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1971 में राजनीतिक विकास के 4 संकट बताए। पहचान का संकट, वैधता का संकट, इंसर्शन यानी अंतः प्रवेश का संकट, यानी कि आप ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को ला नहीं पा रहे हैं, और चौथा है राजनीतिक सहभागिता। जबकि जो लुसियन पाई है इसने 6 संकट बताए हैं, और ये इसके जो संकट हैं बेसिकली ब्रिटेन से रिलेटेड है। तो पहचान का संकट ये भी बताता है और लियोनार्ड बाइंडर भी बताता है। दूसरा है वैधता का संकट, ये भी बताता है। तीसरा है इंसर्शन या पेनिट्रेशन का संकट, तो ये भी बताता है। राजनीतिक सहभागिता का संकट ये भी बताता है। लेकिन इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का संकट ये लियोनार्ड बाइंडर में नहीं है, तो ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट थिंकर है गैब्रियल आर्मंड। इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, 1960 में आती है। आर्मंड और कॉलमैन की पुस्तक थी। फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच 1966 में आती है, आर्मंड एवं पावेल की है। तो राजनीति विकास का तात्पर्य है भूमिका विभिन्नीकरण एवं संस्कृति का लौकीकरण। तो भूमिका आपकी भिन्न भिन्न होनी चाहिए और संस्कृति का आप लौकीकरण करेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच 1966 में बुक आती है आर्मंड एवं पावेल की। तो ये संस्कृति का लौकीकरण एंड सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर, उपव्यवस्था, स्वायत्तता और भूमिकाओं का विभिन्नीकरण, इसमें 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर का मतलब क्या है कि राजनीतिक गतिविधियों में व्यक्ति द्वारा विभेदीकरण, अनुभवशीलता और विश्लेषणात्मकता का प्रयोग। लौकीकरण एवं सेकुलराइजेशन, तो राजनीतिक विकास को राजनीतिक संस्कृति के साथ इसमें जोड़ा जाता है। ये धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी अवधारणा है, जनता के संदर्भ में इसको उपयोग किया जाता है। तो आप जो संस्कृति है अपनी उसको सेकुलराइज करिए। आप सांप्रदायिकता से ड्रिवन नहीं होंगे, आप सेकुलराइज्ड होंगे पॉलिटिकल स्फीयर में, पहली चीज। दूसरी चीज उपव्यवस्था स्थायित्व, यानी उपव्यवस्था में राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया शामिल है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो ताकि क्षमता बढ़े। तो अब उपव्यवस्थाएं जो है सब सिस्टम्स हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं स्वायत्तता, ऑटोनॉमी देने का प्रयास करेंगे। फिर भूमिकाओं का विभिन्नीकरण, तो लुसियन पाई विभेदीकरण में संरचनात्मक उपागम का प्रयोग करता है, जबकि आर्मंड भूमिका विभिन्नीकरण में प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग करता है।
प्रकार में संरचना एवं उसके कार्य दोनों आते हैं। संरचनाएं ही नहीं, उनके कार्य भी अलग अलग हो जाते हैं। तो जनवादी चीन की जो राजनीतिक संरचनाओं पर साम्यवादी दल का प्रभुत्व है, वहाँ संरचनाएं तो अलग अलग हैं पर उनके कार्य अलग अलग नहीं। संरचनाएं तो अलग अलग हैं लेकिन वहाँ पर उनके कार्य अलग अलग नहीं। लुसियन पाई ने समानता, क्षमता और विभेदीकरण 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए हैं। समानता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और फिर विभेदीकरण होना चाहिए। आमंड ने पावेल के साथ विभिन्न चयनित राज्य व्यवस्थाओं का आदिम काल से लेकर वर्तमान तक विकासात्मक विश्लेषण किया है। वह अपने इस विकासात्मक उपागम डेवलपमेंट अप्रोच को प्रोबेबिलिस्टिक ही कहता है, यानी संभाव्यात्मक ही कहता है। यानी मतलब प्रोबेबिलिस्टिक है, कोई सर्टेन नहीं है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकार। समांतर राजनीतिक व्यवस्थाएं 3 वर्गों में बांटी गई हैं। उन्हें राजनीतिक विकास एवं परिवर्तन की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, प्रथम वर्ग है इंटरमिटेंट राजनीतिक संरचना, यानी अंतर्विरामी राजनीतिक संस्थाएं। तो इसमें संरचनात्मक विभिन्नीकरण न्यून मात्रा में पाया जाता है। इसकी संस्कृति विस्तृत एवं संकुचित होती है, कुल मिला के पैरोकियल होती है। ये आदिम व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये इंटरमिटेंट या अंतर्विरामी राजनीतिक संरचनाएं हैं जिनकी संस्कृति कैसी होती है, पैरोकियल होती है, और ये आदिम व्यवस्थाएं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इंटरमिटेंट राजनीतिक संरचनाएं देखी जाए तो आदिम संरचनाएं, तो अगर अंडमान निकोबार समूह में कोई एक जाति है, ट्राइब्स है, अगर उसकी जो संस्कृति को देखा जाए तो ये पैरोकियल। उसको भारत की पॉलिटिकल सिस्टम से, भारत के राजनीतिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है ना। वो अपने मस्त हैं, उनको पता भी नहीं है कि हम किस देश के वासी हैं, है ना। तो ये बात है। दूसरा है डिफ्रेंशिएटेड या विभेदीकृत शासनीय राजनीतिक संरचनाएं। इसमें विभिन्नीकृत संरचनाओं के साथ साथ सब्जेक्ट संस्कृति होती है। ये परंपरागत व्यवस्थाएं कही जाती हैं। तो एक तो इंटरमिटेंट राजनीतिक संरचनाएं हैं जिनमें विभिन्नीकरण न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है और ये आदिम व्यवस्थाएं। लेकिन जब एक राजा, फॉर एग्जाम्पल, पहले राजा अपनी जो प्रजा है उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। ऐसा कुछ नहीं था कि हम नागरिक थे या हमारा कोई अधिकार था। हमारे तो केवल कर्तव्य ही कर्तव्य थे, हम सब्जेक्ट थे उनके, है ना। माई बाप कहा करते थे उनको। तो यही बात है, इसमें सब्जेक्ट कल्चर रहता है। यहाँ पर जो राजा है उसका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा रहता है। ये परंपरागत व्यवस्थाएं जैसा कि राजा महाराजाओं के ज़माने में हुआ करता था। तीसरा वर्ग है विभेदीकृत राजनीतिक अंतर संरचनाएं, डिफरेंशिएटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। इसमें विशेषीकृत एवं विभिन्नीकृत संरचनाओं, फॉर एग्जाम्पल राजनीतिक दल, हित समूह एवं जनसंचार के साथ साथ सहभागी राजनीतिक संस्कृति होती है। इन्हें आधुनिक व्यवस्थाएं कहा जाता है। तो भारत में अगर 1947 के बाद देखा जाए तो ये संस्कृति यानी सहभागी राजनीतिक संस्कृति का उदय हुआ है। इस प्रकार संरचनात्मक विभिन्नीकरण एवं सांस्कृतिक लौकीकरण की मात्रा के अनुसार आमंड एवं पावेल ने राजनीतिक व्यवस्थाओं का व्यापक वर्गीकरण इस प्रकार किया है। पहला, प्रिमिटिव सिस्टम। तो ये अंतर्विरामी अथवा आवर्तक राजनीतिक संरचनाएं हैं। इंटरमिटेंट ये प्रिमिटिव सिस्टम है। ये तो प्रिमिटिव सिस्टम का उदाहरण ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर अंडमान निकोबार के जो बहुत सारे ट्राइब्स हैं तो उनको बहुत मतलब नहीं है। उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। उनको भारत की संस्कृति से, उनको ये भी नहीं पता है कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं। पर परंपरागत जो सिस्टम होता है उसमें क्या रहता है, उसमें सब्जेक्ट का रिलेशन रहता है। सब्जेक्ट का रिलेशन इन द सेंस कि जो राजा है अपने आप को माई बाप मानता है। जो मॉडर्न सिस्टम है, यहाँ पर विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, डिफरेंशिएटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है लिमिटेड होगी, लोग अपनी मांगें रखेंगे और यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, और लोग मांग रख के या पार्टिसिपेशन करके अपनी मांगों को पूरा करवाने का काम करते हैं। आमंड व पावेल का राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण, तो उनकी बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंटल अप्रोच, 1966 में बुक आती है। वर्गीकरण का आधार संरचनात्मक भेदीकरण, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन प्लस संस्कृति का सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर प्लस स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, विभाजन का इसमें एक प्रकार है। तो 3 राज्य व्यवस्थाएं हैं। पहली आदिम एंड प्रिमिटिव। इसकी विशेषता क्या है, इंटरमिटेंट होती है। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर, निरंतर नहीं है। तो इसमें रुक रुक कर निरंतर जो पॉलिटिकल सिस्टम है नहीं रहता है। आदिम जत्थे, फॉर एग्जाम्पल एस्किमोज, संगठित व्यवस्थाएं दक्षिण सूडान और खंडित व्यवस्थाएं दक्षिण सूडान में है, और पिरामिडी यानी घाना के स्थानीय। तो ये सब जो संरचनाएं हैं या एक प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम है, ये प्रिमिटिव व्यवस्थाओं का उदाहरण है। भारत में अंडमान निकोबार समूह के जो बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, उनका भी एक उदाहरण आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम से, है ना। कोई ऐसा वो नहीं है कि हम उनको पता है सरकार से क्या मांगे करनी है, सरकार क्या है उनको पता ही नहीं है। भाई हम नागरिक हैं कि नहीं है। यहाँ तो चलो ठीक है, खंडित व्यवस्थाओं में कुछ कुछ उनको पता है, लेकिन जो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग हैं या आदिम जत्थे हैं, एस्किमोज हैं, उनको पता ही नहीं कि हम रसिया के वासी हैं कि हम काहे के वासी हैं, उनको कुछ नहीं पता। पारंपरिक ट्रेडिशनल व्यवस्थाएं, तो इसमें विभेदीकृत शासनिक संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसमें डिफरेंशिएटेड गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है। तो जैसे पैतृक व्यवस्थाएं, जैसे अफ्रीका में ओगा डोगू, पैतृक व्यवस्थाएं, केंद्रीकृत नौकरशाही, ये ट्यूडर काल यूके में, और सामंती व्यवस्था 12वीं सदी तक फ्रांस। तो ये बेसिकली परंपरागत ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, राजा महाराजाओं के जमाने के टाइम की बात ये है। यहाँ पर ट्रेडिशनल अथॉरिटी रहती है और लोगों को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। मॉडर्न सिस्टम, यहाँ पर विभेदीकृत राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती हैं, डिफरेंशिएटेड पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पाया जाता है। तो यहाँ पर भी इसके 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, जिसमें उच्च उपव्यवस्था स्वायत्ता होती है, फॉर एग्जाम्पल यूके और यूएस। सीमित उपव्यवस्था स्वायत्ता, जिसमें फ्रांस का चौथा गणतंत्र शामिल हो सकता है, और निम्न उपव्यवस्था स्वायत्ता मैक्सिको को उदाहरण आप ले सकते हैं। दूसरा है अधिनायकवादी सिस्टम हो सकता है, या तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो सकती है या अधिनायकवादी हो सकती है। तो इसमें नियंत्रण उपव्यवस्थाएं एवं नियंत्रित उपव्यवस्थाएं एवं प्रजा भाव सहभागिता, सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन कल्चर रहता है। रेडिकल सर्वाधिकारीवादी टोटलिटेरियन, तो जो सार को कहा जाता है। रूढ़िवादी सर्वाधिकारीवादी जर्मनी में है, और रूढ़िवादी अधिनायकवादी अथॉरिटेरियनिज्म स्पेन में था, और आधुनिकीकृत अधिनायकवादी ये ब्राजील में सिस्टम था। थोपी हुई गतिशीलता युक्त आधुनिक व्यवस्थाएं, थोपी हुई गतिशीलता युक्त आधुनिक व्यवस्थाओं में घाना एवं नाइजीरिया के उदाहरण लिए जा सकते हैं। निष्कर्ष क्या है कि आनंद पावल के विकास उपागम में व्यवस्था सिद्धांत के साथ मिलकर संरचनात्मक प्रकारवादी विश्लेषण अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गया। इतना होते हुए भी विकासशील देशों के संदर्भ में उसमें कुछ अपूर्णताएं, पूर्वाग्रह एवं दुर्बलताएं यथावत बनी हुई हैं। होल्डर ने इसे यथास्थितिवादी एवं पूंजीवादी विश्लेषण योजना मानते हुए प्रकारवादियों को औद्योगिक समाज के समाजशास्त्री अंधार सिपाही माना है। ये तृतीय विश्व की आकांक्षाओं, उग्र एवं आमूलचूल परिवर्तनों को समझने में सक्षम नहीं। टंसी मैन इसे मार्क्सवाद का विकल्प बताता है। सैमुअल पी हंटिंगटन, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, 1965 में आती है, और पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 में आती है। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, ये इनका लेख था, 1965 में आता है, और उनकी पुस्तक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, 1968 में आती है। तो नेक्स्ट है राजनीतिक विकास की परिभाषा। तो राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का राजनीतिक व्यवस्था द्वारा समाधान खोजने की क्षमता का नाम है, हंटिंगटन ऐसा कहते हैं। इसमें 3 अनुक्रमिक अवस्थाएं बताते हैं। पहला है सत्ता की तार्किकता, रैशनलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटी। परंपरागत सत्ता केंद्रों की बजाय अब केंद्रीय सत्ता की स्थापना हो जाती है। फिर राजनीतिक प्रकारों में भेदीकरण, विभिन्न संरचनाओं की स्थापना एवं विभिन्न कार्य विभिन्न। तो अब परंपरागत सत्ता के स्थान पर केंद्रीय सत्ता की स्थापना हो गई है, यानी भारत में जो राजा रजवाड़ाओं का जो समय काल था समाप्त हो चुका है 1947 के बाद, और एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना हो गई है, सेंटर में भी और स्टेट में भी, है ना। पर अभी भी जो राजनीतिक, इसका एक नेक्स्ट क्रम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, राजनीतिक प्रकारों में भेदीकरण। आप बांटेंगे कि जुडिशरी का मतलब न्याय देने का काम जुडिशरी का होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम होगा एग्जीक्यूटिव का होगा, और लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का होगा। राजनीतिक प्रकारों में भेदीकरण होगा, विभिन्न संरचनाओं की स्थापना की जाएगी और कार्य विभिन्नीकरण किया जाएगा। इसमें संविधान का सहारा भी लिया जा सकता है। फिर अभिवृद्धि राजनीतिक सहभागिता, अब धीरे धीरे आप संरचनाओं या इसमें आप सहभागिता की ओर बढ़ेंगे। तो 1952 में जो चुनाव हुए, तो इसमें पोलिटिकल पार्टिसिपेशन है ना, लेकिन जो ग्रेडेड पार्टिसिपेशन है वो 1952 से लेकर अभी तक बढ़ता ही गया है ना। तो जो पार्टिसिपेशन है, क्वांटिटी और क्वालिटी पार्टिसिपेशन की बढ़ी है, तो यही बात है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपने एक लेख पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके 1965 में राजनीतिक विकास को एक मार्गीय या एक रेखीय यूनिलाइनियर मानने की कड़ी आलोचना की है। राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक हास भी होता है। इस प्रकार हंटिंगटन पॉलिटिकल डीके से संबंधित है, या उन्होंने पॉलिटिकल डीके का कॉन्सेप्ट दिया है। तो पॉलिटिकल डीके तब होता है जब लोगों की मांगें, चेतना, भागीदारी एवं जन सहभागिता या जनगतिशीलता तो बढ़ जाती है, पर उसके अनुरूप संस्थान का विकास नहीं हो पाता है, तो विकास की जगह पतन आरंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए अरब बसंत क्रांति। अरब क्रांति में क्या हुआ था, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई थी, लोगों की मांगें बढ़ गई थी, लोगों की चेतनाएं बढ़ गई थी, लोगों की भागीदारी बढ़ गई थी, लेकिन उस प्रकार से जो संस्था है या स्पेशलाइजेशन है वो नहीं हो पा रहा था, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे पॉलिटिकल डीके हो गया, जो सिस्टम था वो भी क्रैश हो गया। हंटिंगटन ने बताया कि राजनीतिक विकास में 2 प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। पहला सोशल मोबिलाइजेशन और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल मोबिलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट
यानी सामाजिक संगठन और आर्थिक विकास राजनीतिक विकास में साथ साथ चलते हैं। यदि समानांतर नहीं चलती तो संस्थाकरण सही ढंग से नहीं हो सकता है और राजनीतिक पतन पॉलिटिकल डिके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अम्बेडकर क्या कहते हैं कि अगर सोशल मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, भारत में सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं हुई, तो और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, दोनों साथ साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए और सोशल जो मोबिलाइजेशन है वो ना हो पाए, या सोशल मोबिलाइजेशन तो हो जाए लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो पाए। तो अगर दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तो पॉलिटिकल डिके स्टेब्लिश हो जाएगा। सामाजिक संगठन की क्रिया में प्राचीन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक निष्ठाएं टूट जाती हैं। तो वही जो जातिगत मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, वो सब हट जाएंगे अब भारत में, या ऐसा होना चाहिए। उनका स्थान नवीन आशाएं, प्रत्याशाएं, आकांक्षाएं आदि ले लेती हैं। प्राचीन सामाजिक, जो मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक निष्ठाएं, आर्थिक निष्ठाएं, यानी सामंती जो व्यवस्था थी, है ना, मनोवैज्ञानिक जो पूर्वाग्रह था, ब्राह्मण, दलित, ये सब खत्म हो जाएगा, सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी और उसका जो स्थान है, हालांकि निष्ठाएं टूटेंगी, अभी खत्म नहीं होंगी, और उनका जो स्थान है नवीन आशाएं, प्रत्याशाएं, आकांक्षाएं आदि ले ले। तो जन सहभागिता प्लस संस्थाकरण, यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन प्लस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज इक्वल टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक संस्थान का तात्पर्य क्या है कि राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक समेकन यानी पॉलिटिकल लामबंदी, राजनीतिक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक अपखंडन इसमें शामिल नहीं। तो आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं लोगों का, पॉलिटिकली आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। यही क्या है? यही है राजनीतिक संस्थाकरण। गैप हाइपोथेसिस, तो हंटिंगटन के अनुसार बढ़ती जन आकांक्षा एवं उसकी पूर्ति के मध्य खाई उत्पन्न हो जाती है, जिसे गैप हाइपोथेसिस का उन्होंने नाम दिया है, और यही पतन का कारण है। राजनीतिक सहभागिता और संस्था निर्माण अथवा संस्थाकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन साथ साथ चलने चाहिए, तभी राजनीतिक विकास हो पाएगा। तो राजनीतिक सहभागिता, संस्था निर्माण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप राजनीतिक सहभागिता ले लीजिए लेकिन संस्थाकरण नहीं हो। तो भारत में इस समय जो सहभागिता है, राजनीतिक सहभागिता है, वो चरम पर है, लेकिन उस प्रकार से भारत में भी इंस्टीट्यूशंस की जो एक प्रकार से माइंडसेट है अभी भी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वो ओल्ड धरे पर ही चल रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि पॉलिटिकल डिके आ सकता है। इस प्रकार हंटिंगटन राजनीतिक विकास को संस्थानीकरण एवं प्रक्रियाओं से जोड़ देता है। राजनीतिक विकास एवं पतन के लक्षण, तो हंटिंगटन ने क्या बताए हैं? राजनीतिक विकास के लक्षण क्या है? एडेप्टेबिलिटी है। आप जो ब्रिटिश सिस्टम है वहाँ से कुछ सीखते हैं और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में नई चीज़ें आप ऐड करते हैं, तो आप एडाप्ट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा कि लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं तो आप 2005 में आरटीआई लाते हैं, आप 1991 में एलपीजी लाते हैं। तो एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको करना है तो आपको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए, नहीं तो आप नोकिया की तरह आउटडेटेड हो जाएंगे। फिर कम्प्लेक्सिटी, तो जैसे जैसे समाज प्रगति करेगा तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएंगी। तो पहले हमारे जो मुद्दे थे रोटी कपड़ा मकान के थे, लेकिन अब जो मुद्दे हैं अब वो इन्वायरमेंट के मुद्दे हैं, अब समलैंगिकता के मुद्दे हैं, अब नारी अधिकारों के मुद्दे हैं। तो जटिलता बढ़ती जाएगी समाज में। फिर ऑटोनॉमी, विकेंद्रीकरण, तो भारत में जो बहुत सारा विखंडनवाद चल रहा है, या भारत में जो सेपरेटिज्म हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में, क्यों है? क्योंकि आप उनको ऑटोनॉमी नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप ऑटोनॉमी दे देंगे तो हो सकता है कि वो विखंडन रुक जाए। कोहेरेंस यानी एकीकरण या संसक्तता भी आनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर कुछ अलग बोल रहा है, कन्याकुमारी कुछ अलग बोल रहा है, तो कोहेरेंस भी होना चाहिए। राजनीतिक पतन, तो अगर डिजिटी होगी, कट्टरता होगी, तो कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल डिके चले जाएंगे। तो जैसे फंडामेंटलिज्म जैसे बढ़ता है, जैसे पाकिस्तान में क्या है? कट्टरता है, पतन देख लीजिए उसका कहाँ से कहाँ तक। तो यही बात है कि अगर, है ना, जब तक, जैसे यूएसए में आज इतना विकास क्यों है? क्योंकि वहाँ पर खुले विचार हैं। आप वहाँ की सरकार को गाली दे के चले आइए ना, कुछ भी कर लीजिए आप वहाँ, मतलब कानून के दायरे के अंदर, तो वहाँ कट्टरता नहीं है। कट्टरता जहाँ होती है उस देश का या उस राज्य का कहीं ना कहीं पतन स्टार्ट हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। सरलता, सिंप्लिसिटी, तो मोदी जी 2014 के बाद क्या कर रहे हैं? सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं। यही बात है कि सिंप्लिसिटी भी कारण है किसका? एक प्रकार से राजनीतिक पतन का कारण। आप बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं हो जाइए। फिर पराधीनता, सबॉर्डिनेशन, और तीसरा है डिसयूनिटी।
मतलब विखंडन नहीं होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो भले ही भारत में कल्चरल यूनिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल यूनिटी तो है ना, ये बात। राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण यानी राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण से अलग करने वाले विचारक कौन है? हंटिंगटन। जबकि लुसियन पाई एवं कालमैन दोनों को एक ही मानते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा कि राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण यानी सोशल इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन यानी कि जो सामाजिक विकास है एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण है, अलग अलग है करने वाले विचारक कौन है? हंटिंगटन। लुसियन पाई राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण को लुसियन पाई एवं कालमैन एक ही मानते हैं। हम नेक्स्ट है हंटिंगटन की राजनीतिक पतन की अवधारणा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डीके ऑफ हंटिंगटन। तो इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, जो कि 1968 में आती है, में ये कॉन्सेप्ट दिया। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं राजनीतिक विकास अलग अलग है, इसका संबंध सीधा संबंध नहीं, जबकि कालमैन एवं लुसियन पाई इसको एक ही मानते हैं। तर्क की थी जिसे व्यवस्था स्वतंत्रता से पहले, तर्क की थी जिसे व्यवस्था स्वतंत्रता से पहले है, इन पहले व्यवस्था आई होगी फिर स्वतंत्रता आई होगी, पहले लॉ एंड ऑर्डर आया होगा, पहले पुलिस सेनाएं आई होंगी, फिर स्वतंत्रता आई होगी, पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया होगा, फिर स्वतंत्रता आई होगी। अधिकतर विकासशील देश सामाजिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक पतन की कीमत पर खरीद रहे हैं। आधुनिक विकासशील देश सामाजिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक पतन की कीमत पर खरीद रहे हैं। आधुनिकता का अर्थ है स्थिरता, परंतु विकासशील देशों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अस्थिरता को जन्म देती है। तो अधिकतर जो विकासशील देश हैं सामाजिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक कीमत पर खरीद रहे हैं। आधुनिकता का अर्थ है स्थिरता, परंतु विकासशील देशों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अस्थिरता को जन्म देती है। भारत में जैसे आधुनिकीकरण हुआ 1947 के बाद, भारत में आधुनिक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए, भारत में संविधान आया, भारत में जुडिशरी हुई, भारत में एग्जीक्यूटिव है ना, और जो लेजिस्लेचर डेवलप हुआ, ये मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के प्रतीक थे। लेकिन भारत का सामाजिक आधुनिकीकरण अभी नहीं हुआ था। तो इससे क्या है, एक जो आधुनिकता ही स्टेबिलिटी लाती है, लेकिन जो विकासशील देश है वहां पर आधुनिकता के कारण अस्थिरता आ गई है। अब नए नए संकट उत्पन्न हो रहे हैं, क्षेत्रीयता के मुद्दे आ रहे हैं ना, सेपरेटिज्म के मुद्दे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्थिरता लाने के क्रम में आपने सामाजिक जो आधुनिकीकरण है उसको तो ध्यान नहीं दिया। लोगों के जो उनकी जो इच्छाएं हैं उनको आपने कहीं ना कहीं दमित करने का प्रयास किया। तो इससे क्या होता है, इससे लोग जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अपनी जो श्रद्धा है वो कम कर देते हैं। बात ये हो जाती है। राजनीतिक विकास का मुख्य लक्षण है राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल ऑर्डर, और राजनीतिक पतन का मुख्य लक्षण है राजनीतिक अव्यवस्था, पॉलिटिकल डिसऑर्डर। निम्न के अनुसार प्लेटो उन गिने चुने सिद्धांतवादियों में से है जिसने राजनीतिक पतन का स्पष्ट सिद्धांत प्रस्तुत किया। राजनीतिक पतन को रोकने का उपाय क्या है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को साथ साथ चलाया जाए। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को महत्वपूर्ण उपाय ये मानते हैं। तो हंटिंगटन के अनुसार भारत प्रतिलोमी बस उदाहरण है जहां आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं के रूप में राजनीतिक दल एवं नौकरशाही है, जो काफी विकसित है पर राष्ट्रीय राज्य आधुनिकीकरण के संदर्भ में काफी पिछड़ा हुआ है। भारत में राष्ट्रीय जो राज्य है आधुनिकीकरण के संदर्भ में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ भी अभी भी सेपरेटिज्म जैसी भावनाएं, सांप्रदायिकता अभी भी है। लोग अपनी जो आइडेंटिटी है वो अपने रीजन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लेकिन भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनका राजनीतिक दल है, नौकरशाही है, उसका काफी विकास हो चुका है। भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में आती है। भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो भी मोर और लेस ठीक ठाक काम कर रहे हैं। लेकिन जो आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना है वो कहीं ना कहीं भारत में धूमिल। मनन बेनन भी राजनीतिक संस्थाकरण यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को राजनीतिक विकास का आवश्यक तत्व मानता है। मनन बेनन की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया 1957 में आती है, द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया 1962 में आती है, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968 में, और सन्स ऑफ सॉइल 1978 में बुक आती है। नेक्स्ट थिंकर है फ्रांसिस फुकुयामा, ये भी हंटिंगटन से प्रभावित थिंकर है। इनकी जो बुक है द ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर 2011 में आती है, द ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, और पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके 2014 में बुक आती है। तो विकास के घटक कौन कौन से हैं? फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार स्टेट बिल्डिंग यानी राज्य निर्माण, सशक्त एवं आधुनिक राज्य ये विकास के घटक हैं। रूल ऑफ लॉ ये भी एक विकास का घटक है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट ये भी एक विकास के घटक है। सर्वोत्तम उदाहरण डेनमार्क है। राजनीतिक विकास का तात्पर्य है स्थिरता। स्थिर राज्य ही राजनीतिक रूप से विकसित राज्य होता है। तो अगर स्थिरता रहेगी तो आप राजनीतिक रूप से विकसित हो जाएंगे। अगर स्थिरता ही नहीं रहेगी, दंगे होंगे, फसाद होंगे, तो काहे का डेवलपमेंट, काहे का कुछ, है ना। तो स्थिरता बहुत जरूरी है। अगर एक देश को विकास
विकास करना है तो स्थिरता बहुत जरूरी है। और भारत में भी स्थिरता अगर रहेगी तो भारत में 1947 के बाद मोर और लेस स्थिरता रही है। भारत में कहीं मिलिट्री रूल नहीं आया या कभी भी 2-4 इमरजेंसी के 1-2 सालों को छोड़ दिया जाए तो भारत में मोर और लेस स्थिरता रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत विखंडन की स्थिति में था या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। पॉलिटिकल सिस्टम था, बाकायदा इकोनॉमी थी, चल रही थी, धीमी और तेज वो अलग बात है, लेकिन स्टेबिलिटी थी। तो स्टेबिलिटी किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लो गठबंधन की सरकारें, वहाँ पर ज़्यादा विकास क्यों नहीं हो पाता है? इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि स्थिरता नहीं है ना। क्या पता कौन सा दल कब अपना समर्थन खींच ले किसी मुद्दे पर, तो वो जो विकास के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और पार्टी पॉलिटिक्स हावी हो जाती है। इसलिए स्थिरता बहुत जरूरी है। स्थिरता के लिए उपयुक्त तीनों घटकों में संतुलन आवश्यक है। चीन में सशक्त राज्य पर तो बल दिया जाता है, बाकी 2 तत्वों की अवहेलना कर दी जाती है। तो जो चीन है वहाँ पर स्ट्रांग स्टेट तो है, लेकिन रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं। आप गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल रहिए, गवर्नमेंट आपके लिए अकाउंटेबल नहीं रहेगी चीन में। इंडिया में ब्राह्मणों ने विधि के शासन पर बल दिया पर राज्य निर्माण पर नहीं, अतः राज्य कमजोर पड़ गया है। भारत का जो सॉफ्ट स्टेट भारत को कहा जाता है, सॉफ्ट स्टेट कहा जाता है। इवन यहाँ जुडिशरी को भी आप मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। इस्लामी देशों में उत्तरदायित्व का अभाव है। तीनों तत्वों का सही समन्वय आधुनिक उदार लोकतंत्रों में ही संभव है, जिसका उदाहरण है डेनमार्क, स्वीडन, इंग्लैंड जैसे छोटे देश। इसमें यूएसए भी शामिल नहीं है, यूएसए को भी इसमें शामिल नहीं करते हैं। पतन के कारण क्या है? डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, बी संस्थाकरण। तो कारण क्या है कि केंद्रीय सत्ता का अभाव है, शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक की बजाय निजी हित में कार्य करना। तो जो शक्तिशाली संस्थाएं हैं वो सार्वजनिक की बजाय निजी हित में कार्य करती हैं। फिर डिपैट्रिमोनियलाइजेशन यानी पुनर्विरासतीकरण। इसका कारण है मनुष्य की सामाजिक प्राणी वाली प्रवृत्ति, जिसके कारण वह रिश्तेदारों का चयन करता है, वह पारस्परिक परोपकारता करता है। पतन का कारण क्या है कि आप जैसे भाई भतीजावाद ला रहे हैं ना पॉलिटिकल सिस्टम में। भारत में क्या इल्जाम लग रहा है कि जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है, तो यही कारण, पतन के कारण ये भी है। नेक्स्ट है एफ.डब्ल्यू. रिक्स। तो एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने विकासशील देशों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया है। रिक्स ने अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट 1964 में आती है में राजनीतिक विकास का वर्णन किया है। राजनीतिक विकास का द्वंद्वात्मक सिद्धांत डायलेक्टिकल थ्योरी ये एफ.डब्ल्यू. रिक्स से रिलेटेड है। विकास का फंदा डेवलपमेंट ट्रैप्ट ये इनका कॉन्सेप्ट है। सोल्यूशन पाई के अनुसरण में जो उन्होंने समानता, क्षमता एवं विभिन्नीकरण का कॉन्सेप्ट दिया है। तो जो समानता है ये वामपंथी यानी कि जो लेफ्ट होते हैं वो समानता पर यानी इक्वालिटी की बात करते हैं। कौन? जो मार्क्सवादी होते हैं या समाजवादी होते हैं। क्षमता की बात कौन करते हैं? दक्षिणपंथी करते हैं, जो न्यू लिबरल्स हैं। ये एक प्रकार से क्षमता की, योग्यता की बात करते हैं। और विभिन्नीकरण यह दोनों का मेरुदंड है। राजनीतिक विकास के लिए किसी व्यवस्था में दोनों जरूरी हैं, समानता भी और क्षमता भी। आपके पास सोशलिज्म भी होना चाहिए, आपके पास लिबरलिज्म भी होना चाहिए। समानता एवं क्षमता में असंतुलन हो तो व्यवस्था फंदे में फंस जाती है, यही विकास का फंदा है, डेवलपमेंट ट्रैप है। अगर समानता एवं क्षमता में असंतुलन हो तो अगर आप समानता पर ही एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात अगर करोगे तो फिर डेवलपमेंट कहाँ हो पाएगा। और अगर आप क्षमता पर फोकस करोगे तो जो गरीब लोग हैं वो अपना विकास कहाँ कर पाएंगे। तो अगर डेवलपमेंट ट्रैप से बचना है तो हमें समानता की बात करनी पड़ेगी, हमें क्षमता की बात करनी पड़ेगी, हमें मार्क्सिज्म की भी पॉलिसी यानी वेलफेयर स्टेट की बात करनी पड़ेगी, हमें क्षमता यानी कहीं ना कहीं हमें फ्री इकोनॉमी भी करनी पड़ेगी। तो भारत में जो मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। विकासशील देश, तृतीय विश्व के देश थोड़े साल बाएं और दाएं के बीच झूलते हैं तब विकास होता है, पर बाद में किसी एक के चक्कर में फंस जाते हैं तो विकास रुक जाता है। तो भारत में जैसे कांग्रेस पार्टी उसे सेंटर की पार्टी कहा जाता है। सेंटर यानी ना तो वो लेफ्ट में है ना तो राइट में है, कांग्रेस को सेंटर पार्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर लेफ्ट वाले भी लोग आ जाते हैं और राइट वाले लोग भी आ जाते हैं। तो कांग्रेस इतने समय तक एक सफल राजनीतिक दल क्यों बना रहा? क्योंकि इसने बहुत सारी विचारधाराओं को अपने साथ समेटने का काम किया। जबकि जो बीजेपी है ये स्लाइटली राइट पार्टी कही जाती है, ये सेंटर टू राइट पार्टी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्षमता पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लिबरलिज्म पर या एलपीजी मॉडल पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। समानता क्षमता के आपसी संबंध तथा असंतुलन पर विशेष ध्यान देने वाले विचारक है एफ.डब्ल्यू. रिक्स। राजनीतिक विकास का मेरुदंड रिक्स के अनुसार संरचनात्मक विभेदीकरण है, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। डायलेक्टिकल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो राजनीतिक विकास का द्वंद्वात्मक सिद्धांत। तो रिक्स ने
अपना जो राजनीतिक विकास का सिद्धांत विकसित किया है उससे वह राजनीतिक विकास का द्वंदात्मक सिद्धांत डायलेक्टिकल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहता है। राजनीतिक विकास का मूल आधार है संस्थात्मक विभिन्नीकरण यानी इंस्टीट्यूशनल डिफ्रेंसिएशन। जितना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिफ्रेंसिएशन होगा उतनी ही अधिक समस्या समाधान एवं लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता होगी। तो अगर एक ही इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल BSNL जब था तो समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा था, बड़ी कीमतों पर आप ले रहे हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने वेट करके आपको सिम मिल रही है, सुविधाएं कुछ नहीं मिल रही हैं। जितना ज़्यादा विभेदीकरण होगा, जितना ज़्यादा आप जो विभाग हैं उनको सब सेक्शन में बांटेंगे, उतना ज़्यादा और स्पेशलाइज उनको काम देंगे कि आपका काम इस योजना को देखना है, आपका काम इस योजना को देखना है, आपका काम केवल फॉर्म कलेक्ट करना है, आपका काम केवल फॉर्म दस्तखत कराना है। तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा और समस्या उसका समाधान हो जाएगा। आपको अगर पता होगा कि इस विभाग में इस सेल में हमको जाना है, यहाँ हमारा काम हो जाएगा, तो आप इधर उधर भटकेंगे नहीं ना। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो भी दूर होगी, क्योंकि आपको पता है कि यही अधिकारी हमारा काम करेगा, और नहीं करेगा तो उसको आप जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं। ये बात होती है। विभेदीकरण के स्तर में वृद्धि होने पर ही समानता एवं क्षमता के स्तर में वृद्धि होती है। तो अगर विभेदीकरण है, जैसे मान लो आपको इकोनॉमी में ग्रो करना है, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, तो अगर विभेदीकरण है, आपको पता है कि अच्छा हमें लाइसेंस लेना है तो इस अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, हमें ये काम करवाना है तो इस अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, तो आप अपनी क्षमता को भी विकसित करेंगे ना। ये बात होती है। ऐसे ही अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं, या आप है ना लोअर सेक्शन से हैं, या कि आपकी जो इकोनॉमी उतनी ज़्यादा आपकी है ना वीकर सेक्शन से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो आपको भी पता होगा कि जो वेलफेयर की पॉलिसी सरकार चला रही है उसको हमें लेने के लिए किस अथॉरिटी या किस संस्था के पास जाना है। समानता की ओर बढ़ने पर क्षमता की ओर बढ़ने पर समानता में कमी आती है। तो अगर हम समानता की ओर ही बढ़ जाएंगे तो क्षमता कमी हो जाएगी। तो अगर हम एक प्रकार से एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करने लगेंगे, हम मार्क्सवादी प्रवृत्ति में चले जाएंगे, प्लान इकोनॉमी में चले जाएंगे, तो फिर हमारी क्षमता का ह्रास हो जाएगा, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग केवल और केवल विकास ही विकास की बात करें या एलपीजी की बात करें, तो फिर जो समानता है या जो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी आपकी। तो यहाँ डब्ल्यू रिक्स ने अपने दूसरे लेख एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट 1963 में बताया कि विकास की व्यवस्थाओं का परिणात्मक निर्धारण किया जा सकता है, यानी इनको हम क्वांटिटेटिवली इनको हम एक प्रकार से मेजर कर सकते हैं। रिक्स के सिद्धांत को हेगलवादी द्वंदात्मक प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है के रूप में इस प्रकार समझाया जा सकता है। तो क्षमता दक्षिण पंथ की जो विशेषता है ये एक थेसिस है, समानता वाम पंथ का जो एक कॉन्सेप्ट है ये एंटीथेसिस है। लेकिन जो संरचनात्मक विभेदीकरण है संवाद, ये एक प्रकार से सिंथेसिस है, जहाँ पर हम लोग दोनों को मिला देते हैं हेगल की प्रक्रिया के अनुसार, जिसकी तरह किंतु उसे भी अधिक व्यापक आधार पर विकास की व्याख्या करने का प्रयास आमंड एवं पावल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच 1966 में किया। फिर डेविड ए एप्टर, तो इनकी जो पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1965 में आती है। एप्टर आधुनिकीकरण को औद्योगिकीकरण व राजनीतिक विकास से अलग मानता है, औद्योगिकीकरण व राजनीतिक विकास से अलग मानता है मॉडर्नाइजेशन। एप्टर के थॉट्स का क्रम क्या है, पहले विकास होता है, फिर आधुनिकीकरण आता है, फिर औद्योगिकीकरण आता है, और फिर आधुनिकीकरण की राजनीति होती है। भारत में पहले जो संस्थान है उनका विकास हुआ, इससे क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन आया भारत में, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात चली, और अब आधुनिकीकरण की राजनीति हो रही है। कार्ल डच ने अपनी पुस्तक द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट 1963 में राजनीतिक विकास में अधिकाधिक सूचनाओं को आत्मसात करने तथा उसका प्रयोग करने की क्षमता पर बल दिया ताकि व्यवस्था कुशलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। आइजनस्टाइन, ये इनकी पुस्तक है ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1966 में आती है। ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ब्रेक डाउन की अवधारणा क्या है, तो राजनीतिक विकास के दो स्तर हैं, पहला सीमित अथवा मर्यादित लिमिटेड आधुनिकीकरण। तो पश्चिमी देशों में 18वीं व 19वीं सदी में मध्यम वर्ग की नीति निर्माण में जो शामिल किया गया, तो ये क्या था, एक सीमित और लिमिटेड या मर्यादित आधुनिकीकरण था। व्यापक जन या मास आधुनिकीकरण, मास मॉडर्नाइजेशन, तो आम जनता को नीति निर्माण के किले में घुसाया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा शामिल किया गया। लेकिन अब सीधे सीधे किले में घुस जाओ, लो आप ही डिस्कशन करो, आप ही बात करो और आप ही अपने हिसाब से चीज़ों को गढ़ लो। इससे ब्रेकडाउन हुआ ये 20वीं सदी की घटना। राजनीतिक विकास की संक्रियात्मक शर्तें, तो आइजनस्टाइन द्वारा निर्धारित शर्तों की इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। संचार साधनों का पर्याप्त पुनर्गठन, देश में शिक्षा का पर्याप्त विकास, नए विकासात्मक कार्यों के लिए समाज के निम्न एवं साधारण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में जनसाधारण का नियोजन, मोबिलाइजेशन, ठीक है। फिर अभिजन वर्ग की एकात्मकता का अनवरत रूप से निर्वाह हो, अभिजनों के पास विकास की एक दृढ़ योजना हो।
यह एक उल्लेखनीय बात है कि आर्मंड एवं आइजनस्टाइन ने जिन शर्तों को आवश्यक बताया है उन सब का संबंध राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाओं को उपलब्ध उन साधनों से है जिनका निर्माण राजनीतिक अभियान विभिन्न स्तरों पर कर सकें और राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक अभियानों के द्वारा चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने की उनकी क्षमता से है। आइंस्टाइन कुछ ऐसी यानी डिसफंक्शनल बातों को भी चर्चा करते हैं, प्रकृत्यात्मक या डिसफंक्शनल बातों की भी चर्चा करते हैं जो राजनीतिक विकास के मार्ग में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। पहला, सत्ता का बार बार हस्तांतरण, इससे व्यवस्था की स्थिरता के भंग होने की आशंका रहती है। इसलिए भारत में या अन्य देशों में चुनाव भी 5 साल बाद होते हैं। कम से कम एक जो सिस्टम है कुछ दिनों के लिए तो सही चले। शासक अभियानों में बहुत अधिक स्वार्थ और स्वार्थता, भ्रष्टाचार अथवा उनके सिद्धांतों एवं व्यवहार में बहुत अधिक अंतर हो, तब भी डिसफंक्शनल आ जाता है। तो पाकिस्तान में क्या शासक वर्ग है, जो मिलिट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वार्थ रखता है। मिलिट्री इवन वहाँ व्यापार कर रही है, मिलिट्री वितरण कर रही है, मिलिट्री सब कुछ कर रही है, यानी सुई से लेके हवाई जहाज तक मिलिट्री बना रही है। तो भ्रष्टाचार तो आएगा ही। ऊंचे प्रकारों, अवसरों एवं पुरस्कारों के वितरण में न्याय की भावना की कमी। फिर जगवाराइब एक थिंकर है, जगवाराइब। तो राजनीतिक विकास की 8 प्रमुख विशेषताएं बताते हैं जगवाराइब। तो पहला है ऑपरेशनल या संक्रियात्मक परिवर्ती। तो इसमें जो पहली है विकासोन्मुखी परिवर्ती, संरचनात्मक भेदीकरण और सामर्थ्य। पार्टिसिपेशन में सहभागी परिवर्ती, तो इसमें राजनीतिक गत्यात्मकता यानी पॉलिटिकल डायनेमिज्म, राजनीतिक एकीकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व आता है। डायरेक्शनल, ये दिशा निर्देशक परिवर्ती है, राजनीतिक उच्च कोटिता यानी सुपर कोऑर्डिनेशन और विकासोन्मुख अभिवृद्धि इसके अंतर्गत आती है। संरचनात्मक भेदीकरण के 3 स्तर हैं। पहला इंटर सोशल या इंटर सोसाइटल, अंतर समाजी। दूसरा इंट्रा सोसाइटल यानी समाजांतरिक, और व्यवस्थागत यानी इंट्रा सिस्टमैटिक। संरचनात्मक विभेदीकरण के या तो आप इंटर सोसाइटी यानी 2 सोसाइटियों के मध्य विभेदीकरण करिए, दूसरा इंटर सोसाइटी में ही या एक ऑर्गेनाइजेशन में ही आप विभेदीकरण करिए, और तीसरा है इंट्रा सिस्टमैटिक यानी सिस्टम्स में ही आप चेंज करिए। फिर एडवर्ड सेल्स एक महत्वपूर्ण थिंकर नेक्स्ट है। सेल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट 1962 में संक्रांतिकालीन राज्य व्यवस्थाओं यानी जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है, राज्य व्यवस्थाओं को 5 वर्गों में बांटा, पर यह वर्गीकरण पाश्चात्य राज्य व्यवस्थाओं को आदर्श मानकर किया जाता है। इस वर्ग में अभियानों की विकास एवं आधुनिकीकरण में भूमिका को रेखांकित किया गया। तो पहला है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और दूसरा है वर्गतंत्र, ओलिगार्की। तो डेमोक्रेसी में 2 चीज़ें आती हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राजनीतिक लोकतंत्र, और दूसरा है टोटलरी डेमोक्रेसी यानी अभिभावकी लोकतंत्र, या इसे गाइडेड डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में सर्वाधिक प्रगतिशील एवं एकीकृत व्यवस्था रहती है। शेष उदाहरण है फिलीपींस, क्योंकि इसे से मेल खाती व्यवस्था है ये। जापान एवं इजराइल, व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, संत न्यायपालिका है, संत प्रेस है, जनसहभागिता है, सबसे ज़्यादा विकास यहीं पर हो रहा है। सिल्स के अनुसार भारत, मलाया, नाइजीरिया अभी इस वर्ग में आने योग्य नहीं बने, और भारत की इन्होंने बेइज्जती कर दी, मोए मोए कर दिया है भारत। अभिभावकीय लोकतंत्र यानी टोटलरी या पैटर्नलिस्टिक डेमोक्रेसी या गाइडेड डेमोक्रेसी, सुकर्णो इंडोनेशिया में निर्देशित लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट देते हैं, गाइडेड डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट देते हैं। जूलियस न्यारे तंजानिया में, मानाएगा नक्रुमा घामा में, नाइजीरिया घामा नहीं घाना में। राजनीतिक कार्यपालिका में नौकरशाही सर्वोच्च है, अभियान अग्रणी होते हैं यानी एलिट्स जो सेक्शन होता है वो महत्वपूर्ण पोजीशन पर रहता है। विरोधी दल प्रेस जनमत की स्वतंत्रता मर्यादित रहती है। स्वतः स्फूर्त की बजाय बाहरी धक्का, कहीं ना कहीं इसमें अंदर से परिवर्तन नहीं आता, आपको धक्का देना पड़ेगा, चाहे विदेशी ताकतें दें या स्वयं से इनके नागरिक धक्का दें। फिर ओलिगार्की यानी वर्गतंत्र या अल्पतंत्र, तो इसमें भी 3 प्रकार हैं। पहला है मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, आधुनिकीकरण शील वर्गतंत्र। तो ये तानाशाह या सैन्य शासक आधुनिकीकरण का बीड़ा उठाते हैं, तानाशाह या सैन्य शासक आधुनिकीकरण का बीड़ा उठाते हैं। 1960 के आसपास इराक में सद्दाम हुसैन ने, मिस्र में होस्नी मुबारक ने, पाकिस्तान में अयूब खान ने, सूडान, बर्मा, तुर्क में भी ऐसी परिस्थितियाँ हुई। टोटलिटेरियन ओलिगार्की सर्वाधिकारीवादी अल्पतंत्र, तो पूर्ण अधिकार संपन्न अल्पतंत्र होते हैं ये, वास्तव में पुलिस राज्य होते हैं ये। विस्तार में स्टालिन, जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद। सिंटोवादी, जापान में एक पार्टी प्रभुत्व होता है, तो चाइना में भी एक पार्टी प्रभुत्व है, दलीय विचारधारा पर बल दिया जाता है। उद्देश्य क्या है, दंडात्मक कानूनों से मात्र कानून एवं सुव्यवस्था लाना। तो आप
रिप्रेसिव रिप्रेसिव कानूनों के माध्यम से केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करते हैं। फिर ट्रेडिशनल ओलिगार्की, तो ये सऊदी अरेबिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, यहाँ पर राजतंत्र एवं सामंतवाद है। हालांकि नेपाल भी एक प्रकार से, नेपाल और भूटान भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो चुकी हैं। ये जो पुस्तक लिखी गई थी 1962 में लिखी गई थी, तो उस समय तो खैर दोनों देश एक प्रकार से राजतंत्र ही थे, तो उस हिसाब से तो ठीक है। उस हिसाब से भारत को भी इन्होंने राजनीतिक या राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं रखा, लेकिन भारत आज इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका है और राजनीतिक लोकतंत्र में उसको रखा जाना चाहिए। रक्त संबंध, धर्म, जाति, कबीला शाही इसमें हावी रहती है, रूढ़िगत शासन इसमें रहता है, वही बात है, राजा राजाओं का शासन रहता है और सबसे कम आधुनिकीकरण यहाँ पर होता है। एकल रेखीय विकास, तो लीनियर वन या लीनियर डेवलपमेंट। राजनीतिक विकास के चरण, तो स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो आमंड ने 4 स्टेज बताए हैं। कौन कौन से? राज्य निर्माण का स्तर यानी स्टेट बिल्डिंग का लेवल, दूसरा राज्य निर्माण का यानी नेशन बिल्डिंग का लेवल, तो पहले तो स्टेट बन गया, अब राष्ट्र निर्माण हो। फिर सहभागिता का स्तर, पार्टिसिपेशन का लेवल, और तीसरा है वितरण का स्तर, कल्याण एवं सामान्य हित की राजनीति। तो भारत में सबसे पहले क्या हुआ 1947 के बाद? एक राज्य बनाया गया, भारत एक राज्य बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। फिर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाएं तेज हुई, है ना, सहभागिता थोड़ा बहुत आई, और फिर वितरण की व्यवस्था की गई। W रोस्टोव, तो इनकी जो बुक है द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें उन्होंने 5 चरण बताए हैं, 6 चरण बताए हैं। 6 चरण कौन कौन से? पहला है परंपरागत समाज, तो कृषि प्रधान, श्रम प्रधान एवं निम्न तकनीकी वाला समाज। तो 1947 के बाद जो भारत की समाज है उसको आप एक परंपरागत समाज के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पर श्रम प्रधान था, कृषि प्रधानता थी और निम्न तकनीक थी भारत में। फिर प्री टेक ऑफ स्टेज, संक्रांति काल है ये टेक ऑफ के पहले की दिशा है, या जब विकास होने वाला है उसके पहले की दशा है ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है। कृषि प्लस अल्प औद्योगिकरण, तो ये 1947 से 1991 के बीच का काल है भारत में, जहाँ पर टेक ऑफ अब होने ही वाला है 1991 में। यहाँ पर कृषि है कुछ मात्रा में, तो भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है 1941 तक, और थोड़ा बहुत औद्योगिकरण है। फिर उत्कृष्ट अवस्था या टेक ऑफ स्टेज, ये पूर्ण औद्योगिकरण का स्टेज है, तो जब ये 1991 के बाद LPG का जमाना आ चुका है, अब टेक ऑफ हो चुका है, हवाई जहाज उड़ चुका है। प्रवणता की और प्रेरणा की अवस्था यानी ड्राइव टू मैच्योरिटी या पोस्ट टेक ऑफ स्टेज, तो इसमें पर्याप्त पूंजी होती है, अमीरी होती है और उच्च तकनीकी होती है। तो भारत अभी कहीं यहीं है, और यहाँ भी भारत अभी पूरी तरह से इस स्टेज को ब्रीच नहीं किया है, भारत इस स्टेज से आगे नहीं बढ़ा। भारत में अभी भी मैच्योरिटी आना बाकी है, भारत की इकोनॉमी में, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, भारत की सामाजिक व्यवस्था में अभी भी मैच्योरिटी आना बाकी है। पर्याप्त पूंजी भारत के पास नहीं है, अमीरी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, और उच्च तकनीक तो भारत में अभी है लेकिन सेमी हाई टेक्नोलॉजी भारत में भी, हाई टेक्नोलॉजी भारत में नहीं है। तो ये भारत इस स्टेज में कहीं ना कहीं फंसा हुआ। मास कंजम्पशन, तो अब अगर यूएसए को देखा जाए तो यूएसए या चाइना एक प्रकार से ड्राइव टू मैच्योरिटी की तरफ बढ़ गए। जो चाइना है इस स्टेज को कहीं ना कहीं पार कर चुका है और इस स्टेज में वो पहुंच रहा है। भारत इस स्टेज में ही रुका हुआ है, तो अमेरिका इन सभी स्टेजों को पार करके इस स्टेज में पहुंच गया है और इस स्टेज का वो लाभ ले रहा है, या स्टेज को भी वो क्रॉस करने की बात कर रहा है, स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ने का प्रयास है वहाँ के लोगों का। तो मास कंजप्शन होता है यहाँ पर, फुल खर्चा फुल उपभोग। अब अमेरिका यहाँ 6वें स्टेज पर पहुँच गया, क्वालिटी की खोज, वही स्पिरिचुअलिटी की खोज, इसके बाद जुड़ा मुद्दा है। फिर ऑर्गन्स की, तो स्टेजेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ था रोस्टोव का, ऑर्गन्सकी का स्टेजेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास के चरण। तो पहला है आदिम एकीकरण की राजनीति, इसमें राज्य निर्माण का काम किया जाता है। दूसरा है औद्योगिकरण की अवस्था। तीसरा है राष्ट्रीय कल्याण और खुशहाली, नेशनल वेलफेयर स्टेज। फिर चौथा है आधिक्य की राजनीति, एबेंडेंस स्टेज। यह स्टेज ऑर्गेन्सी के अनुसार सिर्फ यूएसए ने प्राप्त की है, बाकी किसी ने प्राप्त नहीं की। राजनीतिक परिवर्तन सिद्धांत व राजनीतिक विकास, तो संगठकीय परिवर्तन सिद्धांत यानी कंपोनेंशियल चेंज थ्योरी, हंटिंगटन का है ये कंपोनेंशियल चेंज थ्योरी। प्रत्येक राज्य व्यवस्था के 5 संगठक होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला है संस्कृति, दूसरा है संरचना, तीसरा है समूह, चौथा है नेतृत्व, चौथा है नीति। संस्कृति, संरचना, समूह, नेतृत्व और नीति। संकट परिवर्तन सिद्धांत, तो ये संकट परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया है? आमंड एवं रोस्टोव ने दिया है। जटिल परिवर्तन का सिद्धांत कॉम्प्लेक्स चेंज थ्योरी, ये रोनाल्ड डी ब्रूनर और गैरी डी ब्रूवर की है। रोनाल्ड डी ब्रूनर और
गैरी डी ब्रूवर की है। राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में अंतर क्या है, इसको भी देखेंगे हम लोग। तो तुलनात्मक दृष्टि से राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास से व्यापक अवधारणा है, जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है पॉलिटिकल डेवलपमेंट से व्यापक अवधारणा है, जबकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रगतिशील, गत्यात्मक एवं संकल्पनात्मक अवधारणा है। ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। हंटिंगटन ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास नहीं, यानी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं। राजनीतिक आधुनिकीकरण में औद्योगिकरण के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को शामिल किया जाता है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से सोशल चेंज को इसमें शामिल किया जाता है। आपका जो सामाजिक ताना बाना है वो एक प्रकार से चेंज हो, तब तो है आप मॉडर्नाइज हुए, आप जाति व्यवस्था से ऊपर उठ चुके हैं, आप धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, आप एक समतावादी समाज में रह रहे हैं, तब तो फिर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हुआ। नहीं तो केवल संस्थाएं बनी, केवल कॉन्स्टिट्यूशन बना, संस्थाएं बनी, बस वही है मॉडर्नाइजेशन, वही है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आप मॉडर्नाइज तो नहीं हुए हैं। इसकी बात अम्बेडकर करते थे कि भारत का समाज जब तक मॉडर्नाइज नहीं होगा, भारत का समाज जब तक दलितों के अधिकार को स्वीकार नहीं करेगा, हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितना भी कर लें, हम उस स्टेज को रीच नहीं कर पाएंगे जिस स्टेज पर हम पहुंचना चाहते हैं। राजनीतिक विकास का आधार इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, इसके कारण राजनीतिक व्यवस्थाएं जनता की मांगों को पूरा करने में समर्थ बनती हैं। राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण लाने की प्रक्रिया। तो राजनीतिक विकास पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बना 1947 के बाद, और फिर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ भारत में, राजनीतिक पार्टियां बनी, है ना, जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका व्यवस्था का सब बने, तो एक प्रकार से संस्थाएं बहुत सारी बनी, नीति आयोग फलाना दिखाना, सॉरी योजना आयोग फलाना दिखाना, है ना, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो ये क्या था, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, लोगों का पार्टिसिपेशन भी हुआ, चुनाव भी हुए, चुनाव आयोग भी बना। तो ये राजनीतिक विकास थी, राजनीतिक आधुनिकीकरण लाने की एक प्रक्रिया थी। इसके माध्यम से अगर पॉलिटिकल स्फीयर में लोग आपस में सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि जो समाज है वहाँ भी लोग चेंज हो जाएं और जो जातिगत मुद्दे हैं या जो धार्मिक मुद्दे हैं उनसे ऊपर उठ के काम करें। जगुआर आइवा के अनुसार राजनीतिक विकास की धारणा अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं समावेशी है। राजनीतिक आधुनिकीकरण प्लस राजनीतिक संस्थाकरण इक्वल टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन प्लस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इक्वल टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में हम सामाजिक जो हमारा दायरा है उसमें हम संकीर्णता को छोड़ते हैं, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में हम लोगों की जो विचार और क्षमता है, विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करते हैं, एक प्रकार से राजनीतिक डेवलपमेंट की ओर हम जाते हैं। इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, परिभाषा का संकट यानी कि सिमेंटिक कन्फ्यूजन है, तो चेनपाई का कॉन्सेप्ट है, अर्थ या परिभाषा का संकट, प्रॉब्लम ऑफ डिफिनीशन। फिर प्रॉब्लम ऑफ डिफिनिशनल प्रायोरिटीज, परिभाषित प्राथमिकताओं की समस्या, ये जेबी नेटल की है। डेवलपमेंटल सिंड्रोम ये लुसेनपाई का है। भूमिका विभिन्नीकरण एवं संस्कृति का अलौकिकीकरण, ये आमंड का है। विकास फंदा डेवलपमेंटल ट्रैप रिक्स का है। ब्रेक डाउन आइजनस्टाइन का है। पॉलिटिकल डीके हंटिंगटन का है, और हंटिंगटन का ही है गैप हाइपोथेसिस, गैप परिकल्पना। रिचर्ड सिनन, द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान कोलन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इन एन इंडियन स्टेट 1972 इनकी पुस्तक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ से हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट का चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। अगर वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें।